देखिए स्टॉक मार्केट जो लोग देखते हैं ना वो है नहीं, और हमें लगता है कि कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी घोषणा कल हो सकती है। आपको किस तरह का अंदाजा लग रहा है, क्या अनुभव हो सकता है कि आगे फार्मर से रिलेटेड हो या हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाले हों उनके लिए? कल का बजट पूर्णतः राजनीतिक रहेगा। सरकार अगर रेलवे से रिलेटेड कुछ बड़ी घोषणाएं, कुछ बड़े कदम या रेलवे को और एडवांस करती है तो उस पे जो स्टॉक मार्केट है या शेयर मार्केट है जिन्होंने पैसा लगाया उस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? और डिफेंस सेक्टर हमारा बिल्कुल पूरी तरह से न्यूट्रल रहेगा। लोगों को अगर बताएं कि फार्मा कंपनियों में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो किस तरह से करें, उनका क्या रुख होना चाहिए? प्रोफेशनल्स किसमें करोड़ों करोड़ रुपया डाल रहे हैं ये देखने की जरूरत है। डॉक्टर रवि के हिसाब से कमाई वाले सेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? क्योंकि सरकार को जानते हैं कि पल्स ऑफ द मार्केट, जनता है तभी सरकार है, प्रजा है तभी राजा है। प्रजा ही जब आगे नहीं बढ़ पाई तो राजा कैसे खुश रह सकते हैं? तो सर रिटेल इन्वेस्टर्स को अगर देखा जाए तो उनको फिलहाल क्या रुख अपनाना चाहिए? नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। मोदी 3.0 सरकार का कल पहला बजट पेश होने वाला है, जिसको लेकर काफी कयास चल रहे हैं। बहुत तरह की मार्केट में अफवाहें भी चल रही है और बातें भी चल रही है। इसी से रिलेटेड आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आर रवि, जो कि स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट है, शेयर मार्केट के एक्सपर्ट है, इकोनॉमिस्ट है और इन्वेस्टर भी है। आइए उनसे कुछ जानते हैं कि कल का बजट कैसा होने वाला है। डॉक्टर रवि, इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए सबसे पहले जो बजट है, बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं कि ये मोदी सरकार का तीसरा टर्म का पहला बजट है। ये तीसरे टर्म का पहला बजट नहीं है, ये मोदी सरकार का दूसरे टर्म का अंतिम बजट है। क्योंकि जो 1 फरवरी को बजट आया था वो बजट जो था वो इंटरिम बजट था। अब अगर लोग पूछें कि कैसा बजट रहने वाला है, अगर 1 फरवरी के बजट की बात करें तो बजट बिल्कुल राजनीतिक बजट नहीं था, लेकिन कल का बजट पूर्णतः राजनीतिक रहेगा। कारण ये है कि भारत में इकोनॉमी से पहले चुनाव आता है, क्योंकि इसके बाद झारखंड का चुनाव, बिहार का चुनाव और भी बहुत सारे राज्य के चुनाव हैं। और जिस तरह से हमारी भाजपा 235 पे सिमटी, तो अब उन्हें लगता है कि हमें कुछ देना चाहिए। तो कल का बजट इकोनॉमी के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। ये पिछले 10 साल का डेटा बोलता है। जब डेटा देखेंगे, जब भी किसी सरकार को पूर्ण मैंडेट नहीं आए तो बजट को और अच्छा करती है। बजट से रिलेटेड अगर सवाल करें तो पहला सवाल एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहेगा। अगर एग्रीकल्चर फील्ड में सरकार कुछ बड़ी घोषणाएं करती हैं, कुछ ऐसा कदम उठाती है जिससे शेयर मार्केट में उछाल आ सकता है, आपको किस तरह का अंदाजा लग रहा है, क्या अनुभव हो सकता है कि आगे फार्मर से रिलेटेड हो या हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाले हों उनके लिए? देखिए स्टॉक मार्केट जो लोग देखते हैं ना वो है नहीं। बड़े व्यापारी, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट बड़े व्यापारी मॉर्गन स्टैनले हो गया, गोल्डमैन, वो कभी रोते नहीं हैं। अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं या स्टॉक मार्केट की बात करूं तो स्टॉक मार्केट का डायरेक्ट कनेक्शन तो है, लेकिन इससे बजट के आने या ना आने से कोई बहुत बड़ा फर्क मार्केट को पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग को ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर में देखिए किसान को क्या चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए, मशीनरी चाहिए और कुछ सब्सिडी चाहिए। अगर गवर्नमेंट को देखा जाए तो गवर्नमेंट बहुत सालों से किसानों की सब्सिडी पे कितना काम की है। ये कहते हैं कि इनका था कि सबको हम एक अनाज देंगे 5 केजी 10 केजी, लेकिन 5 केजी अनाज 10 केजी अनाज देने से किसी भी किसान का एक रोजगार नहीं चला है या किसी का पेट नहीं चला है। तो उस पर फोकस करने की ज़रूरत है सरकार को, और हमें लगता है कि कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी घोषणा कल हो सकती है। तो किसानों के लिए खुशखबरी आ सकती है, किसानों की बल्ले बल्ले हो सकती है। भारत कृषि प्रधान देश है तो 100% होगी, क्योंकि एक बड़ा तबका को हम छोड़ नहीं सकते हैं। सर बात अगर रेलवे की करें तो रेलवे में आपके टाइम अब डिजिटल का युग है, हम भी ये इंटरव्यू डिजिटल के लिए कर रहे हैं। डिजिटल पे देखा जाता है कि बहुत सारी रील्स और शॉर्ट्स आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि रेलवे में इन्वेस्ट करना सीखिए, रेलवे में इन्वेस्ट करना जारी रखिए, आने वाले टाइम पे जो होगा रेलवे के जो शेयर्स हैं बहुत ऊपर जाएंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में बहुत घटनाएं भी हुई हैं, कई एक्सीडेंट हुए। सरकार अगर रेलवे से रिलेटेड कुछ बड़ी घोषणाएं, कुछ बड़े कदम या रेलवे को और एडवांस करती है तो उस पर जो स्टॉक मार्केट है या शेयर मार्केट है जिन्होंने पैसा लगाया उस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए आप ये भूल जाते हैं कि भारत और देशों के कंपेरिजन में भारत में थोड़ा सा चैलेंज ये है कि वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। वी आर हैविंग, हम लोग विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं। तो यहाँ किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना अलग है। अब अगर कंपेयर किसी भी साल से किसी अगले साल को करेंगे तो आबादी बढ़ी है, रेल भी बढ़ेंगे। देखिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही अगर सारा प्रश्न आप पूछेंगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ
कि स्टॉक मार्केट वो नहीं है जो लोग बैठ के मोबाइल ऐप पे चलाते हैं। स्टॉक मार्केट का सही मंत्र लेना है तो एक ट्रेड हुआ ना, व्यापार हुआ, तो व्यापार को व्यापारी के नज़र से देखिए। सबसे बड़े व्यापारी दो हैं, FII, वो सोच चुके हैं क्या करना है। वो बजट आए ना आए, अच्छा है खराब है, लोग ना तो रेल में सफ़र करना बंद करेंगे, ना तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बंद करेंगे। तो सारे शेयर्स हमारे अकॉर्डिंग बेहतर हैं, क्योंकि मैं किसी स्पेसिफिक शेयर्स का एडवाइस नहीं दे सकता हूँ। कल जो बजट आने वाला है, अगर उस बजट में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो विदेशी निवेश का जो फ्लो है वो कैसा रह सकता है? देखिए, एक बात मैं इस पॉइंट पे मैं हमेशा एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, वी आर नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। आज अब विदेशी निवेश की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग निवेश करते हैं, सबके हाथ में एक 10,000 50,000 का मोबाइल फ़ोन्स है। हम लोग दुनिया के सबसे बड़े यूजर हैं। हम मानते हैं कि हमने कुछ एक्सपोर्ट बढ़ाया, इंपोर्ट भी बढ़ाना चाहिए। देखिए, ये आदान और प्रदान का बिजनेस है। हमारा डॉलर 2014 में 50, 55, 56, 57 रुपये का था, अभी 84 रुपीज़ का है। तो जब तक विदेशी निवेश कैसे आएगा? विदेशी निवेश हमेशा संस्था से आता है। FII करेंगे, FII चाहे किसी कंपनी में निवेश करें, चाहे स्टॉक मार्केट में करें, टैक्सेशन पार्ट को सरकार को देखना पड़ेगा। क्योंकि सरकार क्या सोचती है कि 2 लाख 2.5 लाख से 2.5 लाख का रेजिम बढ़ा के हम 5 लाख का कर देंगे, ओल्ड रेजिम को न्यू रेजिम को चेंज करेंगे। लेकिन विदेशी निवेश की जहाँ तक हम बात करते हैं, वो देखते हैं कि मैं अगर एज ए कंपनी, हमारे यहाँ पे टैक्सेशन लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और भारत एक ऐसा देश है जहाँ नॉन कंप्लायंसेस का कॉस्ट से ज़्यादा है। तो फॉरेन इन्वेस्टर को एंट्री प्लान तो मिल जाता है, एग्जिट प्लान नहीं मिल पाता है। तो हम कहेंगे तो गलत नहीं होगा कि हम मेक इन इंडिया बहुत बड़ा कर नहीं पा रहे हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के हमारे पास कोई स्कीम है नहीं। फॉरेन इन्वेस्टर वही आ रहे हैं हमारे पास जिनका कुछ प्रोडक्ट हम यूज, जैसे एप्पल आई 3% का प्लांट लेके, तो उनका प्रोडक्ट इंडिया में है, उनको यहाँ रहना मजबूरी है। तो फॉरेन इन्वेस्टर वही आ रहे हैं जिनका हमारे पास कुछ है। अब ये लोग अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं। तो जब तक टैक्स स्लैब में और कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी पे, क्योंकि अब बजट सब एक ही हो गया ना, रेल बजट वही है, सारा बजट को एक ही बजट इन्होंने कर दिया है, आम बजट में डाल दिया है। तो मैं नहीं मानता हूँ अभी कि इससे विदेशी निवेशक, देखिए दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि हमारे लूपहोल्स का फ़ायदा उठा रही है। जैसे कि मैं बात करता हूँ गल्फ़ कंट्रीज़ में, हमारे यहाँ पे टैक्स स्लैब बहुत ज़्यादा है। वो यहाँ के HNI भी तो हमारे निवेशक हैं। हमारे यहाँ से अगर 10,000 HNI भी बाहर चले जाते हैं तो हमारे देश का नुकसान है। तो आप निवेशक लाने की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो पैसा वो बाहर चला जा रहा है, आप उसको रोक भी नहीं सकते हैं। तो विदेशी निवेशक लाने से जो पैसा है, पहले इसको तो रोका जाए। अगर पैसा नहीं होता तो 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो हुई नहीं। तो जो सरकार है, इनको इस पर फोकस करना चाहिए कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं इनको पहले कैसे रोका जाए। एक इंडिविजुअल जो इनकम टैक्स जो करोड़ रुपए से ऊपर का है, वो 30% प्लस 10%, 15%, टोटल 42.73% इनकम टैक्स होता है। अब हम कहेंगे विदेशों में भी तो लगता है। आप अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपेयर कर रहे हैं, वो गलत है। आप अगर टैक्स ले रहे हैं तो उस तरह का हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक अच्छे टैक्सेशन पॉलिसी पे इनको काम करने की ज़रूरत है, तब जाके निवेश को कंट्रोल कर पाएंगे। तो सर, रिटेल इन्वेस्टर्स को अगर देखा जाए तो उनको फिलहाल क्या रुख अपनाना चाहिए? देखिए, रिटेल इन्वेस्टर तो सच्चाई बताऊं, वो रातों रात डबल करने की बात करते हैं। वाई राइट सिट टाइट की, देखिए कोई किसी के अंदर पैसेंस नहीं है। हम जब व्यापार करते हैं तो इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए एक प्लॉट लिया हमने, तो प्लॉट लेते हैं, सोचते हैं चलो जी 2 साल बाद बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट में भी हम किसी कंपनी में शेयर में पैसा लगाते हैं तो सोचते हैं तुरंत डबल, ट्रिपल, 4 गुना 5 गुना हो जाए। तो रिटेल इन्वेस्टर तो मीडिया इन्फ्लुएंस्ड है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो कंपनी के ऑपरेशन को नहीं जान रहे हैं और सोच रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम बैंकिंग यूज कर रहे हैं HDFC का और सोच रहे हैं कि यस बैंक का शेयर बढ़े, सिम यूज कर रहे हैं एयरटेल का और जियो का और सोच रहे हैं कि आइडिया का शेयर बढ़े। तो रिटेल इन्वेस्टर तो बस भेड़ चाल चल रही है। अच्छा, बात अब आगे बढ़कर अगर बात करें डिफेंस सेक्टर की, हमने पिछले कुछ बजट में देखा है मोदी सरकार में डिफेंस का बजट बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया गया है, डिफेंस में बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्ट भी किया गया है। गठबंधन की सरकार में आपको क्या लगता है कि डिफेंस सेक्टर में क्या बढ़ोतरी होगी इस बार? देखिए, डिफेंस सेक्टर ऑलरेडी हम लोग मजबूत हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और डिफेंस सेक्टर हमारा बिल्कुल पूरी तरह से न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि हम भी इतने सालों से बजट को एनालाइज करें, पूरी तरह से न्यूट्रल रहेगा। लेकिन ये बजट राजनीतिक बजट रहेगा, क्योंकि इसी बजट के ऊपर 2025 का बिहार का चुनाव, झारखंड का चुनाव और अगले उसके 1 साल बाद
यूपी का चुनाव भी है। अभी देखा जाए तो दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा में भी कई जगह चुनाव। महाराष्ट्र तो बहुत क्लोज है ना। बहुत close। इसके बाद 2025 में बिहार भी है, वो भी तो अपने आप में बड़ा जगह है। उसके बाद अगला चुनाव भी है। तो देखिए, मोदी जी अगर कुछ सोच के इंटरिम बजट लाए तो हो सकता है कि चुनाव को मद्देनजर लाया कि चुनाव में देखते हैं हमारी स्थिति कैसी रहेगी, लेकिन 400 पार नहीं हुआ। वो उनके लिए भी लगता है कि हम क्यों नहीं कर पाए, पीछे से अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं ला पाए। तो उस अच्छे परफॉर्मेंस को लाने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। एक गैप को फिल करने की बात तो कह सकते हैं कि अब गवर्नमेंट जो है गैप को फिल करेगी जो 2024 के लोकसभा चुनावों में रह गया था। देखिए, हम भी स्टॉक मार्केट में ही बात करते हैं, आइडेंटिफाई द गैप एंड फिल द गैप। तो गवर्नमेंट इतने अच्छे उनका इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, सारे लोग हैं, तो वो इस गैप को हर हाल में फिल करेगी। क्योंकि अगर ये उनके हाथ से निकल गया तो आगे 3 राज्य उनके हाथ से निकलेगा। क्योंकि पब्लिक सामने आके विरोध नहीं करेगी, वो तो सिर्फ ठप्पा लगाएगी। और विरोध सामने दिखा, 235 एक ठप्पा ही तो था, विरोध ही तो था। अगर बहुत ज़्यादा आशा होता तो वो 435 होता। 235 विरोध ही था, जो सामने से किसी को दिखा नहीं। कल बजट में आने वाली महत्वपूर्ण चीजों पर हम बात कर रहे हैं। डिफेंस के बाद बात करें अगर हेल्थ सेक्टर की, तो हेल्थ सेक्टर को लेकर के जो भी बजट आ सकता है, क्या अनुमान हो सकते हैं उसके, और उसको लेकर के अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को अगर बताएं कि फार्मा कंपनियों में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो किस तरह से करें, उनका क्या रुख होना चाहिए? देखिए, आप घुमा फिरा के ना हमें स्टॉक पे पकड़ लेते हैं। मोटा मोटी हमें ये देखना है कि किस स्टॉक में प्रोफेशनल ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। वी हैव टू फॉलो द प्रोफेशनल्स। हम किनको फॉलो करते हैं कि अगर कोई आदमी आके सामने से बोल दे, उनको फॉलो करते हैं। प्रोफेशनल्स किसमें करोड़ों करोड़ रुपया डाल रहे हैं, ये देखने की ज़रूरत है। तो स्टॉक मार्केट में एक सेक्टर को देखा जाए, मैं मानता हूँ ऑलरेडी हम लोग फार्मा में बहुत, हमारे यहाँ की दवाइयाँ पूरे विश्व में, हम दवाइयों के एक्सपोर्टर हैं। दवाई एक ऐसा प्रोडक्ट है, कुछ दवाइयों को छोड़ के हम पूरे विश्व में दवा को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन देखिए, कल अगर 100 रुपये का कोई चीज़ था, 150 रुपये का हुआ, सब्जी मंगाओ, तो ये चीज़ें बढ़ेगी। लेकिन निवेश और ट्रेड, आप जो अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हो, निवेश बताना चाह रहे हैं, उनको कल का पैसा कल ही डबल चाहिए, तो उनके माइंडसेट पे कौन काम करे। तो फार्मा सेक्टर में तो ऑलरेडी हम चैंपियन हैं, और सन फार्मा को देख लीजिए, सिप्ला को देख लीजिए, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। लेकिन वैसे स्टॉक्स, जो स्टॉक का मार्केट कैप अच्छा हो 50,000 करोड़ से, अब आप 100 करोड़ की कंपनी पे निवेश करेंगे तो आपको उसी लेवल का रिटर्न मिलेगा ना। तो बड़ी कंपनियों को ढूंढना है, अच्छे कंपनियों को ढूंढना है। ग्लोबल मार्केट की बात करें, ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें, और जो ताज़ा हालात इस समय चल रहे हैं, अगले 3 से 6 महीने भारत के घरेलू बाजार के लिए कैसे हो सकते हैं? देखिए, चाहे टेम्प्रोरी भारत कितना भी सेक कर ले, अगर पॉलिसी अच्छी रहेगी तो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी आएंगे। और आने वाले 3 से 6 महीने की आप बात कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हमारे यहाँ फेस्टिवल है। आप अक्टूबर से शुरू करेंगे, हम लोग जुलाई में बैठे हुए हैं, सितंबर के बाद हमारे यहाँ फेस्टिवल शुरू है। तो फेस्टिवल में तो ऑलरेडी हमारे यहाँ का डिमांड और सप्लाई, हम डिमांड मोड में ज़्यादा होते हैं, जो हर एक प्रोडक्ट का डिमांड, और उसके बाद फिर एग्रीकल्चर का मौसम आ जाएगा। तो आने वाले 3 से 6 महीने बाजार के लिए बहुत सुंदर है। चाहे देखिए, एक निफ्टी को देख के पूरे बाजार को आप मत आंकिए। कंज्यूमर बढ़ेंगे, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, बाय सेल की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ट्रेडिंग यही तो है। बाजार में बड़ा व्यापारी कहीं नहीं रो रहा है, वो लोग रो रहे हैं जो कि रातों रात डबल करना चाहते हैं। तो बाजार बहुत अच्छा है, और यही सही समय है। सिर्फ जांच के, परख के, सोच कर समझ कर निवेश कर, वो NSE का भी नारा है। और थोड़ा सा पैसेंस रखो, तो वही करना है। डॉक्टर रवि के हिसाब से कमाई वाले सेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, ये अगर निफ्टी की बात की जाए तो टेलीकॉम की कंपनी भी है। ये अब बोलिए कि एक शरीर को चलाने में कौन से अंग तंत्र का है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, पैरों का अपना अलग योगदान है, हाथ का योगदान है। तो सारे एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो हमेशा एक इंसान के पास होनी चाहिए। रातों रात अरबपति बनने वाला, अगर निफ्टी का स्टॉक रातों रात आपको अरबपति नहीं बनाएगा, लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको जरूर देगा। अंतिम सवाल मेरा सिर्फ इतना रहेगा कि कल जो बजट पेश होने वाला है, हाँ, क्या वो ऐतिहासिक बजट होगा? उसमें किन लोगों को ज्यादा फायदा मिल सकता है, किस सेक्टर पे ज्यादा उम्मीदें लगाई जा सकती है? देखिए, मोदी सरकार का हमेशा फोकस मिडिल क्लास पे तो बिल्कुल नहीं है, और HNI पे बिल्कुल नहीं है। उनका अभी भी टारगेट जो कहते हैं, टारगेट ऑडियंस, टारगेट जो लोग हैं, 80 करोड़ लोगों को अनाज जाता है हमारे देश में, तो अभी भी उन्हीं के लिए कुछ करेंगे कि उनको किस तरह से फायदा। देखिए, ये बजट पूरी तरह से वोट बैंक बजट होगा, तो एक मेजर जनता पे कैसे इम्पैक्ट किया जाए, अगर तो ये बजट राजनीतिक बजट है पूर्ण रूपेण,
और हमें ऐसा लगता है कि ये जो छोटे छोटे व्यापारी लोग शुरू कर रहे हैं उनको कुछ एसएमई कुछ एमएसएमई को कुछ दिया जाए, और हमें लगता है कि छोटे टैक्स स्लैब को बढ़ा के, जैसे 2019 के बाद तो कोई टैक्स स्लैब में चेंजेस ही नहीं हुआ, तो उस टैक्स स्लैब को बढ़ा के थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये हमेशा एक लोअर इनकम या मिडिल इनकम ग्रुप वाले पे फोकस बजट है, या तो वो लोग जो बीपीएल के नीचे काम कर रहे हैं कि आपको ये सुविधा मिल जाएगी, ये सब्सिडी मिल जाएगी। और मुद्रा लोन किसके लिए? एक बड़ा व्यापारी मुद्रा लोन थोड़ी लेगा, एक जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो स्टार्टअप में थोड़ी जाएगा। तो उन पे फोकस टिप बजट है। लेकिन पूरी तरह से दोबारा कर रहा हूँ, कल का बजट राजनीतिक बजट होगा। और पिछली बार मैंने आपके चैनल पे बोला था कि इस बार का बजट राजनीतिक बजट बिल्कुल नहीं होगा, वही हुआ। क्योंकि सरकार को जानते हैं कि पल्स ऑफ द मार्केट, उनको पल्स पता है, क्योंकि उनके पास इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, वो सोच के वो भी एक सर्वे के थ्रू चल रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को अगर बेनिफिट मिल रहा है तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए। सर 5 केजी अनाज में आपके घर का भी चूल्हा नहीं जलेगा, मेरे घर का भी नहीं जलेगा, वो वोट बैंक है। हम तो चाहते हैं कि सरकार जो दीदी को देती है 1500 2000 3 अलग अलग स्टेट के पैसे ना देके, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ना देके, उनको एक रोजगार की बात करें, उनको बोले कि आप ये स्किल्स में पारंगत होइए और आप एक रोजगार शुरू कीजिए। तो सरकार का फोकस डिफरेंट वे में है। और फिर सामने बात आई, महाराष्ट्र सामने है, अगले साल बिहार भी सामने है, झारखंड भी सामने है। तो ये राजनीतिक बजट होना ही होना है। 80 करोड़ कौन है? वो देश की इकोनॉमी को थोड़ी बढ़ा सकते हैं। अगर 80 करोड़ को देने से देश बढ़ता तो देश की इकोनॉमी 3.7 ट्रिलियन डॉलर की नहीं होती। अगर 80 करोड़ को देने से देश बढ़ता तो हमारे देश में आज कितने प्लैटिनम टैक्स पेयर हैं? हम लोग टैक्स देते हैं कि लोग आजकल टैक्स चोरी की बात क्यों करते हैं? क्योंकि आपने कम्प्लेक्स थ्योरी बनाया, थ्योरी को आसान बनाइए। और वो लोग हैं जिनको बस देखिए, आप एक व्यापारी को एम्पावर कीजिए, वो कैसे आगे बढ़ेगा? एक व्यापारी, एक एसएमई, एक एमएसएमई का व्यापारी अगर आगे बढ़ता है तो 100 लोगों को रोजगार देता है। हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है जिसमें संसद में हर वक्त उनको घेरा जाता है, बेरोजगारी। आज चाइना में, अमेरिका में गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे रही है, प्राइवेट कंपनी रोजगार दे रही है। अमेरिका में अगर देखा जाए, चाइना में देखा तो एक लेबर $1400 प्रति माह का एवरेज इनकम पे चलता है। हमारे यहाँ पे $300 से $400। मतलब अगर सबको देखा जाए, किसी की सैलरी 1 लाख, किसी 70,000, किसी की सैलरी 15,000, किसी की सैलरी 12,000, तो ये हम लोग $300 के स्लैब में आते हैं। तो क्यों आते हैं? क्योंकि स्किल्स की कमी है। हम स्किल्स पे फोकस करें, एजुकेशन पे फोकस करें। हम कहते नहीं जी, हम आपको हैंडीकैप बनाएंगे और एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, आप इतना हर महीने हमसे ले लो। मछली पकड़ के क्यों दे रहे हैं आप मछली पकड़ने का साइंस दीजिए ना। हम आज भी स्कूलों और कॉलेज में वही पढ़ाते हैं जिसका वास्तविक जीवन में कोई उपयोग नहीं है। आज हम तैयारी के नाम पे, एग्जामिनेशन के नाम पे बच्चा पढ़ता है, अकबर आए, बाबर गए, बीरबल गए, उसका रियल लाइफ में कहाँ यूज है? तो वही सरकार वाली बात हमसे करेंगे। सरकार है, कोई व्यापार थोड़ी है। अगर हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। जनता है तभी सरकार है, प्रजा है तभी राजा है। प्रजा ही जब आगे नहीं बढ़ पाई तो राजा कैसे खुश रह सकते हैं? तो ये बजट बैलेंस तो मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ राजनीतिक होगा, बैलेंस तो हो ही नहीं सकता है ना। क्योंकि अभी 4 जून वाला सबको याद है। 4 जून की घटना किसी को नहीं गई कि 400 पार से 235 पे आ गए। तो चलिए, डॉक्टर रवि ने बता दिया कि ये बजट जो है पूर्ण रूप से राजनीतिक रहने वाला है। आगामी चुनावों को देखते हुए सरकार इस तरह का बजट पेश करेगी। हकीकत जो है वो कल ही पता चलेगी, कल ही पर्दे खुलेंगे और कल ही चिट्ठियां खुलेगी जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। सर, इंडिया टीवी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।